गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज के अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो में आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। टॉपिक तो आपको सप्लाई चल ही रहा है, जो लास्ट क्लास में मिस्टर ने कवर किया था। सप्लाई की डेफिनेशन से लेकर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई तक, जिसमें आपने कुछ 5-6 टॉपिक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने समझे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे का पार्ट, दैट इज़ चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कि सप्लाई में बेसिकली चेंज किन कंडीशंस में होता है और कैसे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह उनके ग्राफ से मूव होता है, उनके कर्व्स कैसे मूव करते हैं, ये सारा टॉपिक हमने अभी इसमें कवर करना है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो जो लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा उसमें देखा था कि बच्चे हम कहते हैं कि प्राइस जब राइज होता है तो सप्लाई राइज हो जाती है। ठीक है, प्राइस घट जाता है, सप्लाई घट जाती है। सप्लाई का जो पूरा टॉपिक हम, जैसे सर ने आपको बताया था कि वो हमारा टॉपिक चलता है वो पूरा प्रोड्यूसर साइड से, कि प्रोड्यूसर के लिए क्या बेनिफिशियल है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई बढ़ती है या घटती है। क्वेश्चन बच्चे कई बार करते हैं इसको लेकर, तो बहुत जनरल से कॉमन सा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, वो यही कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो कम हो जाएगी, तो सप्लाई बढ़ाने की सप्लाई कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बिक कितना रहा है, क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है उससे मतलब नहीं होता। यहाँ पे सप्लाई का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कितनी क्वांटिटी सप्लायर यानी सेलर सेल करने को तैयार है, उसने इतना रेडी कर लिया, दैट विल कॉल द सप्लाई। बिकेगा कितना वो अदर मैटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो माइंड में आपको क्लियर रखना है कि प्राइस के साथ सप्लाई बढ़ती है, ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है, इसको आप डिमांड के साथ इंटरलिंक करके नहीं चलेंगे। राइट, चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपना आगे, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सुना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जब आप देखेंगे तो डिमांड के जो अपने पॉइंट्स पढ़े थे इसमें, जिसमें हम चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ रहे थे, वहाँ वही सेम पॉइंट्स हैं। ग्राफ्स की जो कर्व्स की मूवमेंट है वो भी लगभग सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस हो, ध्यान सुनेंगे। जो चेंज इन सप्लाई है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब ये ऐसे कह सकते हो कि इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, तो वह है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जो आपने सप्लाई फंक्शन में फैक्टर्स पढ़ाए थे आपको सर ने, उन्हीं फैक्टर्स में से अगर हम प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स लें, उनमें अगर चेंज होता है और उन फैक्टर्स की वजह से, यानी अगर इनपुट का प्राइस है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, या गोल्स ऑफ द फर्म, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े थे उसमें, वो सभी पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स में या उन सभी फैक्टर्स में कोई भी चेंज अगर आता है और उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? चेंज इन सप्लाई। राइट, और अगर किसी कमोडिटी के अपने ही प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइस ऑफ द तो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर अदर फैक्टर्स की वजह से होता है तो चेंज इन सप्लाई, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो वो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब जो हमारे इसके जो नेम्स हैं किस तरह से हैं, उसमें जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था वही सेम चीज़ है कि अगर सप्लाई बढ़ती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स तो उसे कहा जाता है इंक्रीज इन सप्लाई, और इफ़ सप्लाई डिक्रीजेज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स देन इट्स कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। राइट, सिमिलरली अब आप आ जाए सेकेंड पार्ट पर इसके, अगर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई राइज हो रही है, यानी इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेज एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑल्सो राइजेज, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन इन द सप्लाई। ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस रिड्यूस होने से जो सेलर है उसकी सप्लाई को डिक्रीज़ करता है तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, सप्लाई उसमें रिड्यूस हो जाएगी। राइट, सेम यही पॉइंट आपने उसमें भी पढ़े थे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पर थर्ड पॉइंट इसमें आता है चेंज। अब जो कर्व्स में चेंज किस तरह से आएगा? सिमिलर है कि अगर सप्लाई राइज हो रही है, अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है किसी भी अदर फैक्टर की वजह से, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा कर्व आपका। जो अगर हम सपोज करें ये हमारा इनिशियल कर्व है, इसमें एसएस कर तो शिफ्ट होकर राइटवर्ड चला जाएगा। राइट, ठीक है, तो जब सप्लाई राइज होती है सेम प्राइस पर तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर सेम प्राइस पर किसी अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। जैसे यहाँ दिख रहा है कि हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है मिडल में, तो उसके जो हमारे लेफ्ट साइड पे कर्व बना हुआ है S2 कर्व, ये शो करेगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यानी प्राइस या प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई रिड्यूस हुई तो पूरा कर्व यहाँ की जगह यानी S कर्व की जगह S2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया एक तरह से, राइट। अब टेबल में देख सकते हैं ये हमने एक इसका जो इनिशियल पॉइंट हमने लिया 4 की, अगर 4 रुपये का प्राइस है तो 4 रुपये की सप्लाई है, 4 यूनिट की सप्लाई है। अब अगर प्राइस हमारा अभी देखो अभी 4 ही है, प्राइस यहाँ पर भी सेम है, प्राइस उसके बाद भी सेम ही है, बट ड्यू टू अदर फैक्टर किसी भी रीज़न से सप्लाई या तो डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, तो जब ये 4 से घट के 2 हो जाएगी तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेम प्राइस पर रहते हुए सप्लाई 4 से बढ़ के अगर 6 हो जाती है, 6 यूनिट्स की हो जाती है, तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। एक तो ये बात हो गई। अब पॉइंट हमारा एक बीच में जो पॉइंट इसमें चल रहा है वो हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई का है। तो लॉ ऑफ सप्लाई के यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई मेनली प्राइस से रिलेटेड है, कि जो वो हमारा सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है पूरा, कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। तो प्राइस का तो इस पूरे टॉपिक में रोल ही नहीं है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स। इसलिए प्राइस जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ पर एप्लीकेबल है, जैसे बताया मैंने आपको अभी, कि प्राइस की वजह से ही पूरा हमारा टॉपिक है, तो प्राइस हमारा यहाँ पे मेन फैक्टर है, तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा, राइट। अब जरा इधर एक पॉइंट समझ लेते हैं, जैसे हमने पीछे बताया, जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं कर्व में वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड होते हैं, यानी पूरा कर्व ही शिफ्ट होकर या तो आगे चला जाता है या बैकवर्ड आ जाता है। बट जब हम प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रही है सप्लाई, इफ़ सप्लाई चेंजेस ड्यू टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, तो उसमें होती है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट दो तरह से होगी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसको हम टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। देखो एक बार, ये हमने इनिशियल पॉइंट लिया, इसमें 4 यानी 4 रुपये का प्राइस है तो 4 यूनिट्स की सप्लाई है। प्राइस रिड्यूस हुआ, 2 यूनिट्स हो गया, सॉरी 2 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी आपकी जो सप्लाई है वो भी 2 यूनिट्स हो गई। अब इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी आपकी जो पहले 4 यूनिट्स की वो घट के इस तरफ आएगी, तो हमारा कर्व कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो सेम पॉइंट से हमारा जो सप्लाई कर्व नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये हमारा कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यानी आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व या वी मूव ऑन द वी मूव डाउनवर्ड इन द सेम सप्लाई कर्व। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ रहा है, 4 से बढ़ के 6 हो गया, आपने देखा क्वांटिटी भी आपकी राइज हो रही है, ऐसे केस में क्या होगा, सप्लाई राइज होगी, क्योंकि प्राइस का क्वांटिटी रिलेशन डायरेक्ट है इसमें, तो दोनों ही एक्सिस मूव करेंगे हमारे बाहर की तरफ, और सप्लाई कर्व हमारे जो मूवमेंट कहाँ होगी, अपवर्ड। इट मीन शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन सप्लाई कर्व वी मूव ऑन द सेम सप्लाई कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या समझ में आया कि एक्सपेंशन में हमारी अपवर्ड मूवमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। ये एक पॉइंट ऐसा है जो डिमांड में अपोजिट होता है, तो यहाँ जरा कंफ्यूज नहीं होना आपने, और वो इसलिए क्योंकि उसका रिलेशन नेगेटिव है, उसका कर्व अपोजिट बनता है, इसलिए वहाँ का रिलेशन नेगेटिव चलता है, राइट। तो इसमें आप ध्यान रखें, ये सिंपल है कि अगर एक्सपेंशन है तो अपवर्ड मूवमेंट है और कॉन्ट्रैक्शन है तो सिंपल डाउनवर्ड मूवमेंट है। आई होप आपका ये पूरा पॉइंट टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको राइज होती है, इसमें कोई भी आपको इशू आता है इस टॉपिक के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बहुत ईजिली। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास, अब जैसे आप पूछते आए हैं अभी तक। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।